मैं तो मास्टर आदमी हूँ, मैं नेता नहीं हूँ तनु साहब। तो मैं क्लास के हिसाब से टाइम पे आ गया था 12:30 में, और 2:30 बज रहे हैं, तो इसलिए समय आज कम ही बोलूँगा आज मैं, क्योंकि हम लोग नेता लोग को ज़्यादा सुनते हैं। चलिए, लोग कहते हैं मैं बवाली हूँ। लोग खास तौर से जो हुकूमत में हैं, और हमारे लोग तो गाली देने में एक्सपर्ट हैं, तो शायद उनकी ट्रेनिंग यही हुई है। ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर देखता हूँ तो गाली ही निकलता है, तो हम सोचे कि चलो यही मूवमेंट का जो है ना, मिशन मूवमेंट का आउटकम यही है। और जो बवाली कहते हैं उनके सामने मेरा सवाल है, मैं बवाली नहीं हूँ, मैं सवाली हूँ। क्या बात। और जब सवाल मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो पहला क्लास पहले अपने स्टूडेंट के साथ ही हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, ये मेरा धर्म है, मेरे विषय का धर्म है कि हम अपने अतीत से सवाल नए पूछेंगे तब नए जवाब मिलेंगे, नहीं पूछेंगे तो स्टेटस क्वोइस्ट रह जाएंगे। वंचित समाज, दिशा और दशा, ये क्या था? थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ने से उनकी जानकारी मुझे है। क्या है, क्या चल रहा है, वो भी थोड़ा बहुत अंदाजा मुझे है। और क्या होने वाला है इसका बेहतरीन अंदाजा मेरे पास है। अंदाजा ही कह रहा हूँ, मैं साधु बाबा नहीं हूँ कि मैं प्रिडिक्ट कर दूंगा कि आम का गुठली खा लोगे तो जुड़वा बच्चा होगा। तो क्या होने वाला बेहतर अंदाजा लगा सकता हूँ। मैं कुछ सवाल के साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ अधिकारी ऑफिसर्स रिटायर्ड भी हैं, और शायद कुछ लोग अभी जॉब में होंगे। जो रिटायर्ड लोग हैं जरा हाथ उठा देंगे। अच्छा, 10th आपने कब पास किया था? 70 के दशक में कि 80 के दशक में? काफ़ी लोग रिटायर्ड हैं। 80 के दशक। कितना फीस लगता था 10, 12, इंटरमीडिएट, इंजीनियरिंग कॉलेज सब में? 2-4 रुपए? अब वजीफा भी मिलता था, फेलोशिप मिलता था, हॉस्टल भी मिलता था, खाने वाने भी मिलता था, अब पढ़ाई भी सीरियसली होता था। 70 के दशक वाले कौन लोग हैं? आप बताएं सर। 6 पैसे फीस थी, और वजीफा कितना मिलता था? सुन लीजिए तनु साहब, आपको संसद में ये बात रखनी है, इसीलिए मैंने पूछा कि उस समय 6 पैसे फीस लगती थी और 144 रुपये वजीफा 70 के दशक में इनको मिलता था साल में। तो उसमें थोड़ा घर का भी खर्चा चल जाता होगा, कपड़े भी खरीद लेते होंगे। ठीक, ये मैं इतिहास का छात्र हूं ना, बगैर एविडेंस के बात नहीं करता। तो सुन लीजिए नागपाल साहब, 6 पैसे अभी जो छात्र पढ़ रहे हैं वो जरा हाथ उठाए। अच्छा, ये साहब कितना फीस लगता है? मास्टर्स की फीस है 8,000 रुपए एक सेमेस्टर का। किस विश्वविद्यालय में आप? अच्छा, BBAU, ओके, बड़ा वो चर्चा में रहता है कभी। तो 8,000 एक सेमेस्टर का, और हॉस्टल फीस अलग से कितना? हॉस्टल का कैटेगरी वाइज फीस होता है। कैटेगरी वाइज मिलता हुआ है ना। अब स्टाइपेंड वगैरह मिलता है? स्टाइपेंड नहीं मिलता है। आपको मिलता है? LLB की फीस है 25,000 रुपए। क्या बात है, शानदार। आप फील रिच, अमीर महसूस कीजिए, नए भारत में हैं आप। 45,000 रुपए साल की हॉस्टल की फीस है। वाह, सारे सब्जेक्ट सेल्फ फाइनेंस के हिसाब से। बस मैं खाली यही जानना चाहता था, ठीक है, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ और विश्वविद्यालय को बदलते हमने देखा है। तो सबसे ज्यादा जो हड़बड़ी है ना प्राइम मिनिस्टर बनने की और CM बनने की, वो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा हड़बड़ी। 6 पैसा फीस और अभी 45,000 25,000 फीस आप बता रहे हैं,
और 6 पैसा महीने का फीस मतलब 12 छक 72, कितना, वही 1 आध रुपया लगता होगा साल का। और बेटा को नौकरी मिली? नहीं मिली। वाह। तो अब ये समझा रहा हूं, क्योंकि बाबा साहब को अगर सर के बल आपने खड़ा कर दिया है और तब कह रहे हैं दुख रोना रो रहे हैं, तो मुझे सिंपैथी इस समाज से नहीं है। मुझे सिंपैथी बाबा साहब के बारे में जितना नारा लगाते हैं और जितने बड़े बड़े पार्टी बाबा साहब की राजनीतिक विरासत का दावा करते हैं, बाबा साहब पर एक कोई किताब छापा है? आप बताइए मुझे पहले। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, नारों में नहीं, मैगजीन की बात नहीं कर रहा हूं, ओरिजिनल बात कर रहा हूं। बाबा साहब पे बात कर रहे हैं तो ये हमसे एक्सपेक्टेड है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये हम कुछ तो पढ़े होंगे। तो ये 40 साल से अरबों खरबों रुपए मिशन मूवमेंट पे चल रहा है। सही कह रहा हूं? चंदा दिए थे कि नहीं सर? आप लोग चंदा दिए थे कि नहीं? अब नहीं बोलेंगे ना, वो चंदा मिट्टी बन गया। तो पुराना जब गरीब भारत था, कल मैं बेगूसराय बिहार में था, उसी से बात कर रहा था, उसमें सारे समाज के लोग थे, ब्राह्मण भी थे, भूमिहार भी थे, राजपूत भी थे, दलित भी थे। तो मैंने एक जनरल स्पीच दी। बाबा साहब ने कहा था, आप लोग कहते हैं, हमने नहीं पढ़ा वैसा, कि जाकर दीवारों पे लिख दो हमें हुक्मरान बनना है। ये आप ही लोग नारा लगाते हैं ना। किस वॉल्यूम में किस पेज नंबर पे है जरा मुझे बताएंगे? ओरिजिनल वाला, अंग्रेजी वाला कह रहा हूं या मराठी वाला कह रहा हूं? हिंदी में बहुत छेड़छाड़ हुआ है और मैं डेट बता देता हूं कहां और कब बोला था, और उस भी नहीं पता होगा बहुत लोगों को। 24 सितंबर 1944 को मैड्रास में उन्होंने कहा था कि हमें गवर्निंग क्लास बनना है। गवर्निंग क्लास का मतलब समझते हैं? समुदाय, नेता नहीं, शासक नहीं। तो 80 के पहले तो आप 6 पैसा में पढ़े तो उस समय इंदिरा गांधी भी थी, तो वो भी मनुवादी हो गई, जवाहरलाल भी थे, वो भी मनुवादी हो गए, आपकी टर्मिनोलॉजी में, आपकी भाषा में। राजीव गांधी ने नवोदय स्कूल खुला, क्योंकि मैं जब भारतीय गणराज्य और हिंदू राष्ट्र की बात हो तो मैं जो भी बोलूंगा गणराज्य पे या कॉन्स्टिट्यूशन पे, वो गाहे पे गाहे जो 40 साल शासन पहले के तो उनके पक्ष में जाएगा। संदर्भ ये है, इसी पे तुलना हो नहीं गौतम साहब। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन रिपब्लिक वर्सेज हिंदू राष्ट्र एंड मनुस्मृति, यही बात है ना। तो जो मैं तुलनात्मक अध्ययन करूंगा वो किसी के खिलाफ जाएगा, किसी के पक्ष में जाएगा। जब राजीव गांधी पार्लियामेंट में स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चला रहे थे तो पार्लियामेंट में रामविलास पासवान उनका मजाक उड़ा रहे थे, पता है आपको? नवोदय विद्यालय को कोई पढ़ा हुआ है यहां पे? नवोदय विद्यालय राजीव गांधी ने खोला, इग्नू राजीव गांधी ने खोला। इग्नू इसलिए खोला गया था कि जो रेगुलर कॉलेज में नहीं जा सकता है वो घर बैठ के भी पढ़ सकता है। उसका बेनिफिशियरी ज्यादा कौन हुआ? जवाहर नवोदय खुला तो सब पढ़ा, तो हमारे बच्चे भी सारे 22% पढ़ लिए, पढ़े कि नहीं पढ़े? फ्री में। तो राजीव गांधी मनुवादी हो गया। ये आप ही लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो खाली एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके बाद थोड़ा सा आऊंगा अगर टाइम रहेगा तो। और 82 के पहले 32 से लेकर 82 तक खाली बाबा साहब को छोड़कर, वैसे 32 से 82 के फेज में बाबा साहब भी आ जाएंगे उस डेफिनेशन को ले तो 32 से 82 के बीच में जितने दलित नेता हुए सब क्या हुए? पिट्ठू हुए ना, टूल, औजार। यही है ना डेफिनेशन गौतम साहब। तो जगजीवन राम भी टूल थे, वो भी क्या बोलते हैं, दलाल, चमचा, यही टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ना। कभी जगजीवन राम को पढ़ा है? आप तो सीनियर मोस्ट आदमी बैठे हुए हैं, एक एक आदमी को 3-3 नौकरियां मिल रही थी।
उस जमाने में 3 तो मुझे भी मिली। और 1957 में उन्होंने रेलवे में रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू कर दिया था। मद्रास हाईकोर्ट में केस हुआ, बाबू जगजीवन राम हार गए, सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट में जीते। और उसके बाद उन्होंने लिखा है, मैं आजकल उन पे पढ़ रहा हूं, मैं रिसर्च कर रहा हूं अभी कि कौन कौन इसमें मनुवादी था, तो मनुवादी के ज़माने में क्या हुआ, चमचों के ज़माने में क्या हुआ, और जब राजा बन गए तब क्या हुआ। तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूँ, कॉम्पैरेटिव एनालिसिस। उसके बाद कई उन्होंने लाखों भर्तियां की हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, रेलवे में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, फौज में। वो मिडिल क्लास दलितों को आया कहां से? तो दिक्कत यह है कि समाज के लिए कोई कुछ भी करेगा ना, ऐसा चस्का लगा दिया, सबको गाली ही देगा। कुछ सही रास्ता भी दिखाएगा ना तो गाली देगा। गरीब भारत, आजाद जब भारत हुआ तो गरीब भारत था, फ्री में शिक्षा मिली, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सारे खुले, हमारे लोग भी पढ़े। मैंने राहुल जी के साथ एक प्रोग्राम में था, पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, लेकिन वाई आर डिफेंसिव ऑन इंदिरा गांधी? आप इमरजेंसी को लेकर इतना, आपके कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन और लीडर्स इतना चुप्पी क्यों मार जाते हैं कि इमरजेंसी अगर किसी के लिए गड़बड़ था, उसका रीजन भी मैं जानता हूं क्यों लगानी पड़ी थी। तो दलितों के लिए तो गोल्डन पीरियड था, नहीं था? कोई पीटता उड़ता नहीं था, पट्टे पे जमीन मिली, दुकान मिली। आपके फादर उस समय रहे होंगे, वो बताएंगे ज्यादा बेहतर है? तो किसी के बारे में आप चर्चा नहीं करेंगे, एक आउट राइटली सबको गाली देंगे। बाबा साहब ने 1952 के 51 के मैनिफेस्टो, शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो, देखिए बगैर प्रमाण के मैं कुछ बोलता नहीं हूं, फोल्डर मेरे पास रखा रहता है, आज अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग फोल्डर लेके जाता हूं। कहा था कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी रिएक्शनरी फोर्सेस के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा। क्या ये बात दलित नेता लोग नहीं पढ़े थे जो अभी हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे हैं? नहीं पढ़ा था? कम्युनिस्ट से भी नहीं हुआ। कम्युनिस्ट से नहीं होने के कुछ और रीजंस थे। पहले चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के साथ उन्होंने समझौता किया था और बाकी उन्होंने वेग छोड़ दिया था, और ये कहा था बार बार कि बगैर समझौते के राजनीति नहीं हो सकते, कि जो हमारे पार्टी प्रोग्राम के बहुत करीब होगा उसके साथ हमारे समझौते होंगे। क्या उन्होंने इंग्लिश राइटिंग उठा के देखिए, कहीं लिखा है कि हम इस देश का बहुसंख्यक के हम आरक्षण देने वाला बनेंगे? नेवर, ही नेवर रोट दैट। उन्होंने कहा कि हम इस देश के, वी आर माइनॉरिटी इन आवर नेशनल लाइफ, हम अल्पसंख्यक हैं, हमारा प्रोटेक्शन किया जाए। जो गोलमेज सम्मेलन में गए थे या साइमन कमीशन को जब मेमोरेंडम दिया था, वो किस कमेटी में थे? वो माइनॉरिटी कमेटी में थे, कि हमको प्रोटेक्ट किया जाए। समाज के सबसे दबे कुचले जमात के लोग हैं, वो कम्युनिकेट किए, नेगोशिएट किए, स्ट्रगल किए, और किस लिए किए? अपने लिए क्या? जब उनका डेथ हुआ ना तो कर्जदार थे, आपको पता नहीं है, परिनिर्वाण के समय बाबा साहब कर्जदार थे। अभी उनके इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहा हूं, कितने कितने लोन लिए, कितने चंदा लिए, वो भी इकट्ठा कर रहा हूं मैं। अंबेडकर अन्य शिक्षा के सवाल, ये भी पूरा किताब ही तैयार कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि गालीबाजों को फ्री में दूंगा, कम से कम पढ़ लो। हम मैनिफेस्टो बनाते समय बाबा साहब का मैनिफेस्टो पढ़ लेना। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के क्या मैनिफेस्टो थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के क्या मैनिफेस्टो थे, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जब उन्होंने बनाया था तो उनके क्या मैनिफेस्टो थे, और रिपब्लिकन कॉलेज फॉर ट्रेनिंग, एमएलए एमपी को ट्रेनिंग देने के लिए कि जो चुनाव लड़ेगा उसको पहले ट्रेनिंग देंगे, कि जिसको हाउस में जाना उसको अंग्रेजी आना चाहिए, उसको इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति ज्ञान का जो है समझ होना चाहिए, वो अच्छा ओरेटर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं?
तो वहाँ जाए क्या करेगा पार्लियामेंट में या विधानसभा में? तो यहाँ ये सब क्वालिफिकेशन देख कर टिकट मिलता है, ये पाँव पड़ने पर टिकट मिलता है। और ख़ास तौर से जो अम्बेडकरवाद की राजनीति करते हैं, एक तो पालकी ढो रहे हैं, उधर अठावले साहब हैं तो परमानेंट लगे हुए हैं। हमारे बिहार में भी हमारे दो हैं, एक तो हनुमान है, एक तो लटकला तो गैला बेटा माझी जी है। आप अपने बल पे कहीं सरकार बनाई, कन्फ्यूजन मत पालिए। एक और भारत रत्न नहीं दिया, पीएम नहीं बनाया। अरे वो बात कर रहे थे अंबेडकर इंस्टीट्यूशंस का निर्माण कर रहे थे, गवर्निंग क्लास की बात कर रहे थे कि जब हमारे इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट होंगे, ब्यूरोक्रेट होंगे, हिस्टोरियन होंगे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट होंगे, सीए होंगे, शेयर मार्केट में लगाने वाले लोग होंगे। ये होता है बुर्जुआजी, मिडिल क्लास। जिसका मिडिल क्लास नहीं होगा, जो बेगर होगा, वो आरक्षण देने वाला बनेगा। ये अनरियलिस्टिक ड्रीम था और है। बाबा साहब ने कहा कि हमको, उनको तो जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने दिया स्टेट एंड माइनॉरिटी, द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। उनको लगा कि हम संविधान सभा में नहीं जाएंगे, तो उन्होंने स्टेट अब मिनी संविधान बनाया, जिसमें उनका आइडिया रिपब्लिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का आइडिया था। तो वो दिया और उसमें बहुत सारे उन्होंने प्रोविजंस किए। बाबा साहब का परिनिर्वाण 56 में हुआ। अगर जवाहरलाल नेहरू भी मनुवादी होते, इंदिरा गांधी भी मनुवादी होती, तो पब्लिक सेक्टर यूनिट को क्यों खोला जाता? अगर बैंक का नेशनलाइजेशन किया तो आपके पास बैंक था क्या कोई? अरे मुझे पता है, मेरे दादा के ज़माने में तो 1 रुपया 2 रुपया लोग देख लेता था, वही बहुत लगता था। 10 रुपया का नोट लोग नहीं देखते थे। ये रियलिटी है। बैंक का नेशनलाइजेशन, वो लाखों लोगों को नौकरियां मिली, तो हमारे लोग भी मिले। जमींदारी उन्मूलन हुआ था, जमींदारी क्या आपके पास थी? प्रीवी पर्स खत्म हुआ तो आपके पास क्या था? राजे रजवाड़े थे। और अभी तो बहुत सीना चौड़ा करे कुछ नेता लोग चलते हैं। अमेरिका को, विदेश को हवा भी नहीं लगा, पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया, विश्व का नक्शा बदल दिया। कौन? बांग्लादेश बना दिया। तनु साहब, आपके कांग्रेस के लीडर्स भी ये सब नहीं बोलते हैं, हमें बोलना पड़ता है। मुझे कहता है मैं कांग्रेस का दलाल हूं, मैं इतिहास का फैक्ट खाली बता रहा हूं। मैंने कहा उस दिन राहुल जी के सामने, जब इमरजेंसी पे बहस हो रही थी, तो वहां पे आप कम से कम आपके जितने दलित सांसद हैं उनको चढ़ के बोलना चाहिए था कि फ्यूडल लॉर्ड्स, राजे रजवाड़े, बैंकर्स एंड कुछ फॉरेन एजेंट थे जो कि स्टेट को डीस्टेबलाइज करना चाहते थे। सेना को भड़काने के लिए कोशिश की गई थी। तो एक टेक्स्ट के डिफरेंट रीडिंग्स होते हैं ना, तो हम क्यों चुप रहे हैं इमरजेंसी पे? हमको डिफेंड करना चाहिए। तो इसको बहस आगे बढ़ाएंगे तो फिर लोग किताब ढूंढेंगे। भाई वो इतना बोल्ड लेडी थी, इसलिए कि मैं तो इसलिए कहता हूं, जगजीवन राम और इंदिरा गांधी, 2 मोस्ट अंडररेटेड स्टॉल लीडर्स ऑफ दिस कंट्री, जिसने पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाया और रिप्रेजेंटेशन दिया। अब आप लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश में हैं, विश्व गुरु है ना। अब कितना कितना फीस लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं है? अब बच्चा को नौकरी नहीं मिला है, अब मिलेगा भी तो ठेके पे मिलेगा, कॉन्ट्रैक्चुअल मिलेगा। तो हमारे लिए तो ज्यादा कष्ट है ना। एक ही 2 पीढ़ी आई थी, पेंशन भी खत्म है। तो पंडित नेहरू ने गरीब भारत में फ्री एजुकेशन, नौकरी और पेंशन दिया, और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी आए तो पहले पेंशन छीन लिया, फिर डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बना दी, नौकरी छीन लिया, और एजुकेशन का जो हाल है तो वो पता ही है। आइए, स्वागत है हिंदू राष्ट्र में। हम तो कल पंडित जी लोग को बोल रहे थे कि मेरा 2 आंख फूटेगा ना, आपका भी 1 फूटना है, 1.5 तो फूट ही जाएगा, कम से कम 1 फूटेगा। कि जो अगुआ माने जाते थे ब्राह्मण समुदाय, अब बहराइच में जो है, बगल में ही है ना, जाके झंडा गा रहा था, क्या नाम था, मिश्रा लड़का था, है? हाँ, शिवा मिश्रा, कुछ ऐसे नाम था। बताइए, जो अगुआ इंटेलेक्चुअल क्लास माना जाता था, जाके अब दंगाई बन रहा है, गोली खा रहा है। हमले आइए, हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत है। सुलभ इंटरनेशनल पे जाइए तो बैठ के वहां 5 रुपए का पर्ची काटता रहता है। आइए ना, स्वागत है आपका भी। हमारे कॉलेज के सामने जो चौकीदार है 15,000 पे काम कर रहा है, परमानेंट को अभी 70,000 मिलता होगा। हमले आइए, स्वागत है। और एडहॉक जो हमारे यहाँ पढ़ाते थे 1.25 लाख मिलता था, अब जो है ना गेस्ट टीचर हो गया है कि 1 क्लास लो
और 1500 रुपया बिल बना, तो अब सैलरी से वेज अर्नर, मेरी बात समझ रहे हैं? तो हिंदू राष्ट्र में हम सभी का स्वागत है, उनका भी स्वागत है। इसलिए मैंने कल पैरल्स ड्रॉ की कि जब दलित में अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखने का ये हुआ कि हम देश का शासक बन जाएंगे, पूरा बदल देंगे, ये कर देंगे, ब्राह्मण विदेश भेज देंगे, तो वो करेंगे, ये सब अनरियलिस्टिक ड्रीम्स था। अब बहुजन कहने के लिए सब ठीक है, लेकिन ये मिसनोमर है। अब दलित की जात जात तो एक साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, कुछ जातियां तो आरएसएस के साथ है, कुछ इधर उधर। रियल बात कीजिए, रियल, क्योंकि हम लोगों ने मिशन मूवमेंट ईमानदारी से चलाया ही नहीं। खाली गाली देने के अलावा 2-2 घंटा कोई रेफरेंस नहीं, कोई फुटनोट नहीं, कुछ नहीं। कहां से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 2-2 घंटा चिल्ला चिल्ला के भाषण हो रहा है कि आरएसएस वाला बोलता है इलेक्शन के टाइम में, दलितों मियाँ जी लोग चले जाएंगे, अभी पाकिस्तान भेजना है, तो इनका हवेली अब बंगला और जमींदारी तुम्ही को मिलने वाला है। तो खूब गुदगुदी लगता है, ऐसे खूब सो जाता है कि अब तो मौलवी साहब का बंगला हमें मिलने वाला। उसी तरह कुछ दलित सब कहता है ब्राह्मण को विदेश भेजेंगे, तो इनका मठ मंदिर सब तुम्ही को मिलने वाला है। तो फिर गुदगुदी लगता है। ड्रीम, रात में इतना बढ़िया नींद आता है, और ये सब दिखाते दिखाते नीचे से नहीं, बचपन नहीं बोलते थे कौआ, देखो कौआ यहाँ से रोटी छीन लिए, ये सब दिखाते दिखाते शिक्षा रोजगार सब छिन गया आपका। हुक्का राम बनते रहो, हुक्मरान तो बाद में बनना। सरकारी स्कूल में पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही, यूनिवर्सिटी तबाह हो रहा है, मैं गवाह हूँ। मेरे ऊपर कितने मुकदमे ईवीएम जानते हैं, और क्या क्या हो रहा है। अभी मेरा 2 इंक्रीमेंट कट आ गया, अप्रूवल, बिकॉज ऑफ राइटिंग मेमोरेंडम टू लेफ्टिनेंट गवर्नर सी। 5 साल दीवार है, प्रोफेसरशिप 7 साल से बंद है ना। विदेश जाने पे वीजा में प्रॉब्लम है, पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो रहा है। तो ये जो है ना, मेरे लगता है कि बाबूजी की जमींदारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, तब ये सब हो रहा है। या आप लोग को आगाह कर रहा हूँ ना, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो चुपचाप हम भी वहाँ बैठे रहते, ठीक ठाक तनख्वाह है, बंगला भी मिला हुआ है। ये आगाह करने के लिए कि आप अनरियलिस्टिक ड्रीम्स मत देखो। नेताजी यहाँ हैं तो उनसे पूछो कि शिक्षा के सवाल पे क्या होगा, रोजगार के सवाल पे क्या होगा, निजीकरण के सवाल पे क्या होगा। ये सवाल नहीं पूछेंगे तो मुझे लगता है 10 साल ठहर जाइए। देखिए, इंडियन रिपब्लिक और हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है, संविधान और मनुस्मृति का क्या मतलब। अगर ये आप सोच रहे हो कि घोषणा होगा, कभी घोषणा नहीं होगा, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ एजुकेशन खत्म कर देगा, नौकरी खत्म हो जाएगी, संवैधानिक संस्थाएं ध्वस्त। देख रहे हैं ना आजकल क्या हो रहा है, चाहे बहुत सारे नाम क्या लें, बहुत सारा है, इलेक्शन कमीशन है, ईडी है, सीबीआई है, ये ध्वस्त हो गया। पब्लिक सेक्टर यूनिट ध्वस्त कर दो, ये भी हो गया। और जो बोले तो शो मी योर फेस, आई विल शो यू द रूल्स। चेहरे के हिसाब से, जात के हिसाब से कानून लागू करेंगे। मेरे साथ कुछ भी हो जाए, कोई एफआईआर नहीं होगा, और हम थोड़ा छींक भी दे तो हो सकता है 3 एफआईआर मेरे ऊपर हो जाए। यही मनुस्मृति का लागू होना है, कि ये नहीं होगा कि घोषणा होगी कि संविधान हट गया, मनुस्मृति। ये धीरे धीरे हो गया, धीरे धीरे हो चुका है। इंडियन रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अगर खड़ा होना है तो मैं उसके पक्ष में खड़ा होऊंगा। इसका फायदा कांग्रेस को मिले, सपा को मिले, आरजेडी को मिले, जिसको मिले, लेकिन जो फैक्चुअल चीज है वो हम आपके सामने रखेंगे। क्योंकि जो आदमी 600 रुपये में दिल्ली यूनिवर्सिटी में रह के पढ़ लिया, आज 20,000 में भी नहीं पढ़ सकते आपके बच्चे। ये है रियलिटी। नौकरी खत्म, शिक्षा खत्म, एमएलए एमपी तो वही 543 ही बनना है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 403 है यूपी में है। उसमें भी प्रोटोकॉल है, सब लोग बोल नहीं सकता है कुछ भी, पार्टी का प्रोटोकॉल है। हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरह के हैं, लेकिन नौकरियां लाखों मिल सकती हैं। और ये नौकरी वाला जो मिडिल क्लास है, यही चंदा देने वाला वर्ग है। इसलिए शासक जमात को पता लग गया है कि लोग पटर पटर बहुत कर रहा है, इनका नौकरी वोकरी खत्म करो, शिक्षा खत्म करो, चंदा वाला क्लास खत्म, चंदा बंद, धंधा बंद, सब पॉलिटिक्स भी बंद। और चलते चलते अम्बेडकर साहब का एक कोट मैं सुना देता हूँ। 1949 का भाषण है, ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन ये जरूरी बात है। मनवार में 16 जनवरी 1949 का भाषण है, और ये जरा गंभीरता से सुनिएगा वो क्या कह रहे थे। ये 3 तरह के राजनीतिक हक हम मांगते रहे हैं, 3 तरह।
पहला, हमारे प्रतिनिधियों को विधिमंडल में शामिल किया जाए। दूसरा, जनसंख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिले। किसके अनुपात में? जनसंख्या के अनुपात में। तीसरा, अलग चुनाव क्षेत्र मिले। इनमें से केवल एक बात नहीं हो पाई, हमें अलग चुनाव क्षेत्र नहीं मिले। इससे हमारा भाग्योदय खंडित होगा ऐसी बात नहीं है, हमारा मुकद्दर बर्बाद होगा ऐसी बात नहीं है। जो मिलता है उसे लेकर और दबाव बनाना चाहिए और मांग करते रहना चाहिए, राइट्स की मांग करते रहना चाहिए। पहनूंगी तो जरी वाली साड़ी ही, नहीं तो नंगे रहूंगी, ये मानसिकता नहीं अपनानी चाहिए। क्या बोला उन्होंने? पहनूंगी तो जड़ी वाली साड़ी और नहीं तो नंगे रहूंगी, ये मानसिकता नहीं अपनानी चाहिए। हम लोगों ने कौन सी मानसिकता अपनाई कि पहनूंगी तो जड़ी वाली साड़ी नहीं तो नंगे रहूंगी, यही अपनाई। पूरा हुक्मरान बनेंगे, पार्लियामेंट कब्जा कर लेंगे, छत पे जाके झंडा बढ़ा देंगे, विधानसभा कब्जा कर लेंगे, और जब तक कब्जा नहीं होगा तब तक शिक्षा रोजगार सब गायब हो रहा, जाने दो, इस पर कोई आंदोलन नहीं करेंगे। किया आप लोगों ने? कोई सवाल उठाया? एक आंदोलन हमने किया था, जीता भी। आपको याद हो? मैं याद दिला दूं, शायद छात्रों को पता होगा। रोस्टर का आंदोलन, वो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पार्लियामेंट से टर्न डाउन करना पड़ा। तो हम आपसे न चंदा लिए न वोट लिए, सड़क पर उतर के एक साल हम आए, गौतम साहब बैठे हुए, इन्हीं के घर में मीटिंग होती थी, भाई राजेंद्र बैठा हुआ है। तो आपका जो है ना, बहुत दिन तक हम लोग इंडिविजुअल एक्टिविस्ट है, ठेका नहीं लिया है। जहां वोट और नोट चंदा देते हो, नारा लगाते हो, पहले जाकर वहां घेरो कि पार्लियामेंट का घेराव क्यों नहीं हो रहा है, आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है। ट्विटर खेलने से नहीं होगा। बाबा साहब की केंद्र बिंदु में शिक्षा है। जब इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन में गए थे, 1335 पाउंड उन्होंने राजा रजवाड़ों नवाबों से चंदा लिया था। फिर बाद में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाया था, 3,25,000 रुपए के लिए अपील जारी की थी। 6 लाख रुपया जोगेंद्र सिंह थे मंत्री, शिक्षा मंत्री, उनसे लोन लिया था, जिसमें 3 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन था। इमारत बनाने के 1,11,000 रुपया उन्होंने चंदा मांगा था, जिसमें 75,500 रुपये उनको सवर्ण दोस्तों के पैसे थे। सब मनुवादी हो गया। अरे यार, शत्रु खाली मत तलाशो ना, कुछ दोस्त भी तलाशो जो तुम्हारे लिए बात कर सके। अगर कांग्रेस और बीजेपी के बीच अकेले तो नहीं बन सकता ना, कोई तो अलायंस में जाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी तो अकेले चुनाव ही नहीं लड़ सकती, बीजेपी तो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती, बाकी तो छोड़ दीजिए। तो मैं अगर दावा करूं कि हम अकेले चुनाव लड़के देश में हुकूमत कर लेंगे और नदी बहला देंगे घी की, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स है। इसलिए पार्टी प्रोग्राम के हिसाब से अपने क्लास फ्रेंड्स भी तलाशिए, और ये समाज के लिए भी है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी हमारी राय है। और शिक्षा का सवाल अंबेडकर के पूरे दर्शन में बुनियादी सवाल है, उसी के लिए उन्होंने जिंदगी भर काम किया है।